एक परी आसमान से उतरी। एक नन्ही सी परी थी। उसकी इच्छा थी कि वह पृथ्वी की सैर करे और वहां बच्चों के साथ खेले। उसने अपने मन की बात अपनी परी माँ को बतलाई। माँ ने उसे स्वीकृति देते हुए कहा कि वह धरती पर जाने के पूर्व अपने साथ बच्चों के लिए खिलौने लेते जाए। अपनी माँ के कहे अनुसार उसने ढेरों सारे खिलौने अपनी झोली में भरे और नन्हे नन्हे परों को फरफराते हुए धरती की ओर उड़ चली। इस समय बागीचे में गोलू, भोलू, चिंटू, नीना, मीना, बिट्टू, सीनू, तन्नू, पूर्वी आदि अपने अन्य दोस्तों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। नन्ही परी दूर से इस अद्भुत खेल को देख रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह भी इस खेल को खेलेगी। गोलू इस समय आंख पर पट्टी बांधे अपने साथी को ढूंढने में हाथ पैर मार रहा था, जो किसी वृक्षादि के पीछे छिपे हुए थे। नन्ही परी ठीक उसके सामने जा खड़ी हुई। गोलू थड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने नन्ही परी को अपनी पकड़ में लेते हुए चिल्लाया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, कहते हुए अपने आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि गोलू भल्लू आदि न होकर परों वाली एक लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने उस लड़की से परिचय प्राप्त करना चाहा। नन्ही परी ने अपना परिचय देते हुए बतलाया कि वह आसमान में रहती है और तुम लोगों से दोस्ती करने और खेलने के लिए ही धरती पर आई है तथा अपने साथ उपहार भी लेती आई है। गोलू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हें हम अपना दोस्त बनाएंगे। उसने आवाज देकर सब मित्रों को इकट्ठा किया और नन्ही परी से परिचय करवाया। अपने बीच एक नया दोस्त पाकर सभी बच्चे बेहद खुश हुए। सभी बच्चे झूम झूम कर हाथ में हाथ डाले गाना गाने लगे। देखो देखो परी आई, ढेर सारे तोहफे लेकर आई, गुड्डे गुडियों से भरी रेलगाड़ी लेकर आई। देखो परी आई, परी आई। नन्ही परी ने सभी को उपहार में खिलौने दिए। फिर सभी के साथ तरह तरह के खेल खेले। खेल खेलते पता ही नहीं चल पाया कि शाम होने को है। जैसे ही नन्ही परी ने अंधेरे को घिरते देखा तो अपने मित्रों से विदा लेते हुए कहा कि वह कल फिर आएगी। इतना कहते हुए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और आसमान में उड़ चली। अब नन्ही परी रोज धरती पर आती और अपने मित्रों के साथ दिन भर खेलती और शाम होने के पहले अपने घर लौट जाती। एक दिन की बात है, जब सब मित्र लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। नन्ही परी इस समय एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई थी। तभी एक जादूगर आया और उसने अपने जादू के बल पर उसे कैद कर लिया और वहां से चलता बना। यह बात देर तक किसी से छिपी न रह सकी कि नन्ही परी का अपहरण कर लिया गया है। काफी खोजने के बाद भी बच्चे अपनी नन्ही मित्र को खोज न सके तो उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन पर जाकर रपट लिखवाने की सोची। सब बच्चे पास ही के पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। उन्होंने अपनी टूटी फूटी जबान में अपनी व्यथा कथा कह सुनाई, लेकिन जब थानेदार ने उसका नाम बतलाने को कहा, तो सभी ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि वे परी का असली नाम पूछना तो भूल ही गए थे। वे उसे केवल परी ने नाम से जानते थे। थानेदार ने जब उसका हुलिया जानना चाहा तो गोलू ने बतलाया कि एक नन्ही सी परी परीलोक से रोज आती है और हमारे साथ खेलती है और शाम होने से पहले रवाना हो जाती है। थानेदार को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने अब बारी बारी से बच्चों से जानना चाहा। सभी का जवाब एक सा था। खैर जैसे तैसे उसने रिपोर्ट दर्ज की और बच्चों से कहा कि वह अपने आदमियों को चारों तरफ उस परी की तलाश करने को कहेगा और जैसे ही वह उन्हें मिल जाएगी, सूचना दे दी जाएगी। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। बच्चे परी के अचानक गुम हो जाने से परेशान तो थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उधर परी जब अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता भी परेशान हो रहे थे। उसकी खोज में दोनों धरती पर आए। इस समय बच्चे घर जाने के लिए उद्यत हुए ही थे कि वे बच्चों के सामने प्रकट होकर अपनी बेटी के बारे में जानना चाहा कि उनकी बेटी कहाँ है। गोलू ने भाव विभल होते हुए बतलाया कि अचानक वह न जाने कहाँ गायब हो गई है। लगता है कि किसी बदमाश ने उसका अपहरण कर लिया है। काफी खोज खबर के बाद भी वह हमें मिल नहीं रही है। उसने यह भी बतलाया कि हमने उसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करवा दी है। परी राजा ने बच्चों से कहा कि वे और ज्यादा परेशान न हो, वे तत्काल ही उसे ढूंढ निकालेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी जादुई छड़ी को चारों तरफ घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र के पढ़ते ही नन्ही परी और जादूगर सामने खड़े थे। जादूगर के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी।
उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि अब वह भविष्य में बच्चों का अपहरण नहीं करेगा, उसे माफ कर दिया जाए। राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए माफ कर दिया। जादू के कब्जे से आजाद होते ही नन्ही परी अपने माता पिता के पास दौड़ी चली आई और उनसे लिपट गई। सभी बच्चे अपनी दोस्त को पुनः अपने बीच पाकर खुशियां मनाने लगे। नन्ही परी अपने माता पिता के साथ आसमान में उड़ चली। सभी बच्चे हाथ हिला हिलाकर उसका अभिवादन कर रहे थे। न्योलांग एक बैल पालक था। वह गरीब था, पर एक खुशमिजाज वाला युवा था। उसके साथ मात्र एक बड़ा बैल और जमीन को जोड़ने में प्रयुक्त हल था। न्योलांग रोज खेत में परिश्रम करने जाता था। घर वापस आने पर खुद खाना बनाता था और कपड़ा धोता था। जीवन काफी दूभर था, किंतु कौन जाने कि एक दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसी दिन बाहर मेहनत करने के बाद न्योलांग जब घर लौटा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका कमरा बहुत साफ सुथरा कर दिया गया। गंदे कपड़ों को भी साफ धुलाई कर अच्छी तरह तह कर दिया गया। मेज पर गर्म गर्म खाना परोस किया गया। सुगंधित तरकारी महक रहा। न्योलांग बड़ा ताज्जुब हो अवाक रह गया। यह तो क्या हुआ? क्या देवलोक से कोई आया हो? माथे को जोर दबाने पर भी न्योलांग को यह पहेली नहीं सुझ सकी। तभी से लगातार कई दिन इसी तरह का समान करिश्मा हुआ रहा। न्योलांग का धैर्य खो बैठा। उसने इसका साफ पता लगाने की ठान ली। एक दिन सामान्य दिन की ही तरह सुबह सुबह ही न्योलांग घर से निकला, लेकिन वह थोड़ी दूर चलने के बाद ही वापस घर के पास छुप गया और घात में लगकर घर पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर में एक रूपवती युवती आई। वह न्योलांग के घर में प्रवेश कर घर गृहस्थी में जुट गई। अपनी कौतूहल नहीं रोक सका तो न्योलांग घात की जगह से बाहर निकलकर युवती के सामने आई और पूछा, यह सुंदर लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों मेरी गृहस्थी में मदद कर रही हो? न्योलांग की आवाज पर युवती चौंक उठी। वह लज्जा के साथ धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम चीन्यू है। तुम्हारे कठिन जीवन पर तरस आई हूँ, तो मदद के लिए आई हूँ। सुनकर न्योलांग को बड़ी खुशी हुई और उसने साहस के साथ पूछा, मेरे साथ शादी करो, हम दोनों साथ साथ मेहनत करेंगे और साथ साथ रहेंगे। चीन्यू ने हाँ भरा। उसी दिन दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए। इसके बाद रोज न्योलांग खेत पर जाता था और चीन्यू घर में कपड़ों की बुनाई करती थी और गृहस्थी चलाती थी। उनका जीवन बहुत सुख चैन से चल रहा था। इस तरह कुछ साल बीत चुके। दोनों के एक लड़का और एक लड़की भी हुए। परिवार बड़े आनंद के साथ चल रहा। सहसा एक दिन आकाश में काला बादल बिछा, तेज हवा चली। स्वर्ग लोक से दो सेनापति उतर कर न्योलांग के घर आए। उन्होंने न्योलांग को बताया, चीनी स्वर्ग लोक के सम्राट की पोती थी, जो मेघ की बुनाई का काम संभालती है, लेकिन कुछ साल पहले वह घर को छोड़कर चली गई। इन सालों में उसकी तलाश बराबर हो रही थी। दोनों स्वर्ग सेनापति जबरदस्ती से चीन्यू को स्वर्ग लोक वापस ले गए। अपनी पत्नी को जबरदस्ती से स्वर्गलोक में ले जाते देखकर न्योलांग लाचार भी था और असीम दुख में बह भी गया। दोनों नन्हे बच्चों को गोद में थामे उसने चीन्यू को वापस ले आने और पारिवारिक मिलन कराने का संकल्प किया। पर जग के लोग किस तरह स्वर्ग जा सकते हैं? न्योलांग की दुख और परेशानी को देखकर सालों से साथ रहे उस बूढ़ा बैल का मुंह खुला और उसने मानव की आवाज में कहा, तुम मेरा वध कर दे, मेरी चमड़े को अपने शरीर पर ओढ़ दे, तभी तुम आकाश में उड़ने की योग्य हो सके और स्वर्ग पहुंचकर चीन्यू से मिल सके। न्योलांग किसी भी तरह अपने प्यारे बूढ़ा बैल को मारने को तैयार नहीं था। बूढ़ा बैल ने उसे बार बार मनाया। कोई दूसरा चारा नहीं पाने पर उसे विवश होकर बड़ी दुखी से बूढ़ा बैल की मांग पर काम करना पड़ा। बूढ़ा बैल की चमड़े को शरीर पर ओढ़े अपने दो बच्चों को दो थैलों पर उठाकर न्योलांग स्वर्ग लोक की ओर उड़ा, लेकिन स्वर्ग भवन कड़े पहरे में था। गरीब जगलोक पर किसका जरा भी ध्यान नहीं गया। स्वर्ग सम्राट ने न्योलांग और चीन्यू की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। न्योलांग और दो बच्चों के बारंबार विनती अनुरोध पर सम्राट ने अंत में उनकी संक्षिप्त मुलाकात की इजाजत दी। नजरबंद हुई चीन्यू को अपने पति और बच्चों से मिलने पर बड़ी खुशी भी हुई और बड़ी दुख भी। मुलाकात का समय जल्दी ही खत्म हुआ। स्वर्ग सम्राट ने चीन्यू को अलग ले जाने की हुक्म दी। वियोग में दुखी न्योलांग अपने दो बच्चों को हाथ से पकड़के चीन्यू का पीछा करने लगे। कई बार पांव के बल गिरे और फिर उछल कर उठ खड़े हो गए और पीछा जारी रखने लगे। देखते ही देखते पास आए, लेकिन कठिन मिजाजी स्वर्ग रानी ने अपने बालों से एक स्वर्ण कैश बंद उतार कर न्योलांग और चीन्यू के बीच एक रेखा खींची, जिसने एक चौड़ी नदी आकाशगंगा का रूप ले लिया।
बड़ी दुख की बात थी कि न्योलंग और चीन्यू तभी से आकाशगंगा की दोनों किनारे पर अलग हो गई और केवल एक दूसरे की ओर ताक सकते। दोनों पति पत्नी को चीनी पंचांग के अनुसार हर साल की 7वें महीने की 7वीं तारीख को आपस में एक बार मिलने की अनुमति दी गई। उसी दिन लाखों की संख्या में मंगलसूचक मैगपाइयों ने उड़ाए अपने शरीरों से आकाशगंगा पर एक लंबा पुल बनाया, जिससे न्योलांग और चीन्यू के परिवार का एक बार मिलन हो पाता था। काफी समय पहले की बात है। जंगल के वातावरण में धीमी धीमी ठंड ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठंड इतनी अधिक भी नहीं थी कि जाड़े से शरीर कांपने लगे। शहरों, कस्बों और गांवों से कहीं अधिक ठंड होती है जंगल में। उस जंगल में एक अत्यधिक मनभावन बगीचा था। उसी वन में आम के घने वृक्ष की एक खोह में तोता अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन शाम को तोता जब अपने घोंसले पर आया तो वह बुरी तरह कांप उठा। उसका किसी निर्दयी ने सब कुछ लूट लिया था। वह पेड़ कटा हुआ था, जिसकी खोह में उसका घोंसला था, जिसमें वह अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। पेड़ कटने की वजह से उसका घोंसला उजड़ गया था। उसकी मैना और बच्चे वहां नहीं थे। तोता काफी दुखी हुआ। यही तो उसका निवास था, जहां वह दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मैना के साथ विश्राम किया करता था। किस्सा तोता मैना तोते ने कटे हुए वृक्ष के चारों ओर नजरें घुमा कर देखा। उसे उसकी मादा और बच्चे कहीं न मिले। घोंसला उजड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के बिछड़ने का तोते को काफी दुख हुआ। वह सोचने लगा, भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है कि सब प्राणी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन कुछ लोग इन नियमों को भूलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सब सोचते हुए बेचारा तोता चुपचाप सिर झुकाए एक ओर बैठ गया। तभी अचानक तोते को याद आया कि करीब के ही एक बाग में एक मैना का घोंसला है और वह वहां अकेली ही रहती है। उसने अभी तक किसी तोते से नाता नहीं जोड़ा है। यह सोचकर तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अपना घर बार उजड़ चुका है, शायद मेरी दास्तान सुनकर मैना को मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दे। काफी सोच विचार करने के बाद तोते ने उड़ान भरी और कुछ ही पल में उस डाली पर पहुंच गया जिस पर मैना का घोंसला था। मैना ने जब एक अजनबी तोते को देखा तो वह चौंक कर उछल पड़ी और वह उससे दूर जा बैठी तथा कड़क कर बोली, ए तोते, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस डाल पर बरसों से रही हूँ। इस पर मेरा अधिकार है। तुम यहाँ से भाग जाओ। ए मैना, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तोते ने धीमी आवाज में कहा, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या ऐतराज है? रात बिताने आया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैना ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक पल लिए भी नहीं रहने देंगी। जाओ, कहीं और रात बिताओ। मैना, एक बात पूछूं? तोते ने कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैना ने उसकी ओर देखे बगैर कहा। तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? भगवान ने तो हर जीव का जोड़ा बनाया है। इस प्रकार क्रोधित होते मैंने तो किसी को नहीं देखा। तोते, मैना बोली, शायद तुम नहीं जानते कि मर्दों की जात कितनी बेवफा होती है। वह हमेशा औरतों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उन्हें दुख देता है और उनसे बेवफाई करता है। इसलिए मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं किसी भी मर्द को अपने पास नहीं फटकने देती। लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते, तोते ने कहा। तुम मुझे सफाई मत दो और यहाँ से भाग जाओ ताकि मैं अपने घोंसले में जाकर आराम से सो सके, मैना ने कहा। मैं अन्य मर्दों की तरह नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं हूँ। रमणीक द्वीप के जंगल के बाग में एक आम के पेड़ की खोह में मेरा घोंसला था, जहाँ मैं अपने बीवी बच्चा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन किसी निष्ठुर ने उस पेड़ को काट डाला जिससे मेरा घोंसला उजड़ गया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछुड़ गए हैं। इसलिए आज की रैन मुझे यहाँ बिताने दो, तोते ने मैना से विनती करने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली तोते। मर्द ऐसी ही बातें करके औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ बेवफाई करते हैं, लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते, मैना, तोते ने कहा। मर्द सिर्फ मर्द होते हैं, वह मर्द ही क्या जो बेवफा न हो। अगर तुम मर्दों की ऐसी वकालत कर रहे हो तो मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक दास्तान सुनाना चाहती हूँ, मैना ने तोते से कुछ दूर हटकर कहा। सुनाओ मैना, तोते ने सोचा, चलो इसकी दास्तान सुनने में रात को कुछ समय तो गुजरेगा ही। तोते, मैना ने कहा। हाँ मैना,